स्टार्ट करते हैं। आपका स्वागत है। आज 2 दिन के बाद हम मिल रहे हैं। सैटरडे भी छुट्टी हो गई। आज का हमारा टॉपिक है दवाएं हमारे शरीर में कैसे काम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसे समझना, क्योंकि जब तक हम इस बात को अच्छे से समझते नहीं है, हम दवाएं खाने से बाज नहीं आते। किसी न किसी कारण से, किसी न किसी वजह से कोई ना कोई दवा खा ही ले। दवाओं के बारे में जो आम इंसान की समझ है वो यही है, जो मैं सोचता था। मैं हमेशा यही सोचा करता था कि जब मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की की है, इतनी सारी दवाएं मौजूद हैं, तो शरीर को कष्ट क्यों दिया जाए, दवा क्यों ना खाई जाए। हर छोटी सी माड़ा सा सर दर्द हुआ, डिस्प्रिन खा ली, कहीं पे छोटी सी पेन हुई, कॉम्बिफ्लेम खा लिया। मतलब छोटी छोटी चीज पे बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। आम इंसान ऐसी, क्योंकि हमें जानकारी नहीं है कि दवा काम कैसे, हमारे शरीर के अंदर जाके करती क्या है। जैसे हमने अलग अलग टॉपिक में डायबिटीज की दवा क्या करती, ब्लड प्रेशर की दवा, हर दवा, डायबिटीज की दवा पैंक्रियाज को कमजोर करती है, तो ब्लड प्रेशर की दवा हार्ट को कमजोर। एक भी दवा, चाहे वो ताकत की है, विटामिन के कैप्सूल है, कुछ, एक भी अंग्रेजी दवा ऐसी नहीं है जो साइड इफेक्ट न, बॉडी को डैमेज हर हाल। तो हमें एक चीज बताई जाती है, जो थोड़ी बहुत नॉलेज हमें है, वो ये होती है कि दवा मार्केट में आने से पहले बहुत सारे ट्रायल किए जाते, बहुत सारे अलग अलग जानवरों पे ट्रायल किए जाते हैं, उसके बाद इंसानों पे ट्रायल किए जाते हैं। जिन इंसानों पे दवाओं का ट्रायल किया जाता है उन्हें भारी मुआवजा भी दिया जाता है, ताकि अगर उनको साइड इफेक्ट आता है तो वो रिस्क होता है। वो वॉलंटियर होते हैं जो पैसे के लिए खुद को पेश करते हैं कि हम लेने के लिए तैयार हैं जी आपकी दवा। लाखों में होता है। ये एक पहलू है। ये है सही तरीका किसी दवा के मार्केट में आने का, सही। लेकिन एक तरीका और भी है, क्योंकि हमारे देश में करप्शन है। तो डॉक्टर विश्वरूप जी बहुत अच्छे से एक एग्जाम्पल से समझाते हैं इस बात को कि मान लीजिए मेरे पास एक कॉइन है। मेरा दावा है कि कॉइन जितनी बार भी उछालोगे हेड ऊपर आएगा, और मैं मार्केट में इसे लॉन्च करना चाहता हूँ, मैं बेचना चाहता हूँ। मैं एफडीए के पास जाता हूँ इसकी अप्रूवल के लिए, तो वो बोलता है कि ऐसे नहीं, पहले ट्रायल करो। बहुत सारे लोगों के पास जाओ, उनके सामने सिक्का उछालो, उसकी वीडियोग्राफी करो, और फिर हमारे पास वो एविडेंस लेके आओ। तो मैं क्या करता हूँ, 100 लोगों के सामने वो सिक्का उछालता हूँ। क्या एवरेज रिजल्ट आएगा? 50 के सामने हेड आएगा, 50 के सामने टेल आएगा। यही होता है ना। 60-40 का हो सकता है, 70-30 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, वो वीडियो जिनमें हेड ऊपर आया वो वीडियो ले जाके एफडी के सामने रख देता हूँ, जिनमें टेल ऊपर आया उनको छुपा लेता हूँ, तो एफडीए मुझे अप्रूवल दे देती है। अप्रूवल मिलने के बाद वो मैं बेचना शुरू कर देता हूँ। जब बिकता है लोग घर ले जाएंगे, उसको ट्राई करेंगे, देखेंगे ये तो धोखा हो गया। तो सब लोग क्लेम नहीं करते, कुछ लोग क्लेम करेंगे, एफडीए से शिकायत करेंगे, देखो जी आपने इस सिक्के को प्रूव किया था, ये तो फ्रॉड है, ये कोई चमत्कारी सिक्का नहीं है, ये तो साधारण सिक्का है।
तो एफडीए बोले कि जाओ आप कोर्ट में जाओ। आप कोर्ट में जाते हैं तो 12 से 15 साल लगते हैं एक केस का फैसला होने में। 12-15 साल बाद कोर्ट का डिसीजन आएगा, इस सिक्के को बैन कर दिया जाए, आप इसे मार्केट में नहीं बेच सकते। तब तक मैं खूब पैसा कमा लेता। फिर उस सिक्के को कोई और रूप दे के नई चीज बना के मैं मार्केट में ले जाता हूँ। इसी तरह होता है। ट्रायल के वो हिस्से जिनमें साइड इफेक्ट्स होते हैं वो छुपा लिए जाते हैं और अप्रूवल मिल जाती है। फिर 5-7 साल लगते हैं साइड इफेक्ट आने में। जब कोई क्लेम करता है, क्लेम के बाद कोर्ट में जाता है मामला, 15-12 साल लगते हैं उस दवा को बैन होने। तब तक कंपनी खूब पैसा कमा ली। उसके बाद उसका ब्रांड नेम चेंज किया जाता है, किसी और साल्ट के साथ मिक्स करके कोई और दवा लॉन्च कर दी जाती है। तो इसलिए इस भ्रम में मत रहिए। जैसे आप कोविड के वैक्सीन के बारे में देख ही रहे हैं कि कोई ट्रायल नहीं हुआ, सीधा इंसानों पे ट्रायल। और सरकारें किस तरह से दवा कंपनियों के प्रभाव के नीचे हैं, सरकारें जबरदस्ती कर लोगों को टीका लगाने के लिए मजबूर किया जाए। कोई अधिकारी लिख के नहीं दे रहा कि आप टीका लगवाओ, मौखिक जुबानी दबाव डाला जाता है कर्मचारियों पे। कंपनियों, प्राइवेट कंपनियों के लोग तो वैसे डरते हैं जॉब न चली जाए, जितनी अनसिक्योरिटी है जॉब में, बेरोजगारी है, इसलिए लोग लगवा रहे हैं और सीधा इंसानों पे ट्रायल हो रहा है। लोग मर भी रहे हैं, लोगों को पैरालिसिस भी हो रहा है, लोगों को बहुत सारे इफेक्ट आ रहे हैं और किसी को कोई मुआवजा कंपनी नहीं दे रही, ना सरकार दे रही है ना कंपनी दे रही। तो इस भ्रम में न रहिए कि दवाएं बहुत सारे ट्रायल्स के बाद आती है जी, सेफ है, सिक्योर है, ऐसा कुछ नहीं। अब दूसरी बात, हमारे शरीर का जो सिस्टम है, हमारी बॉडी का जो सिस्टम है वो ऐसा है कि लिवर हमारे शरीर में सबसे बड़ा पार्ट, लगभग 2.5 किलो। तो लिवर हमारी बॉडी का गार्ड होता है। लिवर को सेकंड ब्रेन भी बोला जाता है क्योंकि बहुत सारे फैसले ब्रेन से पूछे बिना भी ले लेता है। तो लिवर हमारी बॉडी का गार्ड है। जैसे आप अपने घर के सामने एक गार्ड खड़ा कर देते हैं कि कोई भी अनवांटेड व्यक्ति, अवांछित व्यक्ति अंदर ना आए। आप गार्ड को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि भाई जो लोग मेरे जानकार हैं वही अंदर आने चाहिए, बाहर का कोई आदमी अंदर नहीं आना चाहिए। तो गार्ड बोलेगा मुझे कैसे पता चलेगा कि ये व्यक्ति आपका जानकार है या नहीं? तो आप उस गार्ड को एक लिस्ट दे देते हैं, नाम है, उनकी फोटो है, एक लिस्ट गार्ड को दे देते हैं। जब भी कोई व्यक्ति आएगा इस लिस्ट से मैच करना, अगर उसकी फोटो इसमें होगी उसको अंदर आने देना, अगर नहीं होगी मत आने देना। इसी तरह नेचर ने लिवर को एक लिस्ट दी हुई। किस चीज की लिस्ट? व्हाट इज फूड, कौन कौन सी चीजें हैं जो खाना है, जिनको आपने ब्लड में जाने देना। इन चीजों के बाहर की कोई चीज आएगी उसको ब्लड में नहीं घुसने देना है। तो अब उस लिस्ट में दवा नहीं है क्योंकि वो लिस्ट बहुत पुरानी है, जब से इंसान बना है वो तब की लिस्ट है। दवाएं कितने साल, 100 साल पहले आई है। तो दवाओं का नाम उस सूची में नहीं है। इसलिए लिवर दवा को अंदर नहीं घुसने देता।
जब पहली दवा बनाई गई, उस डॉक्टर को भी पता था, उस साइंटिस्ट को भी पता था कि लिवर इस केमिकल को अंदर नहीं जाने देगा, अंदर नहीं घुसते। तो एक लिवर को धोखा देने के लिए एक प्लान किया गया, एक षड्यंत्र रचा गया। वो क्या था कि जितनी लिवर की कैपेसिटी है रोकने की, उससे डबल डोज डाल दी। कैपेसिटी होती है ना हर चीज, जैसे मान लीजिए आपके इलाके में चोरी होती है, पुलिस अलर्ट जारी कर देती है, पुलिस अपने कर्मचारियों को चोर की फोटो दे देती है और जगह जगह पे नाके लगा देती है। एक चौक में नाका लगा हुआ है, वहां 2 पुलिसकर्मी खड़े हैं, उनके पास चोर की फोटो है, उनको बताया गया है कि चोर कार में आएगा। आपको हर कार को अच्छे से चेक करना है और इस फोटो वाला व्यक्ति अगर मिलेगा उसको पकड़ ले। तो हर 2 मिनट में एक कार आ रही है, वो 2 पुलिसकर्मी उस कार को अच्छे से चेक करते हैं और जाने देते हैं। चोर के बच के जाने की संभावना 0, पकड़ा जाए। अब अगर चोर चालाक है तो क्या करता है, वो जानबूझ के 2 मिनट में 2 कारें भेजना शुरू कर। वो 2 लोग हैं चेक करने वाले, वो 2 मिनट में एक कार को ही चेक कर सकते हैं। जब 2 मिनट में 2 कारें आएंगी तो एक कार को अच्छे से चेक कर पाएंगे, दूसरी कार को वो नहीं चेक कर पाएंगे, क्योंकि समय नहीं, उनकी कैपेसिटी इतनी। तो चोर के बचने के चांसेस 50% तो हो गए। लेकिन कुछ समय बाद उन पुलिस वालों को ये बात समझ आ जाती है कि हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। इतने में जब तक उनको समझ आएगी तब तक हो सकता है चोर निकल जाए। लेकिन जैसे ही उनको इस बात की समझ आती है, वो हेड ऑफिस फोन करते हैं कि यहाँ तो गड़बड़ हो रही है जी, ट्रैफिक ज्यादा है, हम चेक नहीं कर पा रहे, हमारी स्ट्रेंथ बढ़ाई। तो पूछा जाता है कितने लोग और चाहिए, बोले जी पहले 2 मिनट में एक कार आ रही थी, हम चेक कर पा रहे, अब 1 मिनट में 2 कारें आ रही हैं, एक कार हमसे छूट रही है, तो 2 लोगों को और भेज दीजिए ताकि हम पूरी तरह से दोनों कारों को हर 2 मिनट में चेक कर पाए। अब उस चोर के बच के निकलने की संभावना फिर 0 हो गई। अब चोर अगर 2 मिनट में 4 कारें भेजने लग जाएगा तो फिर उसके बच के जाने की संभावना 50% बन जाएगी। ये चोर पुलिस का खेल हमारे अंदर चलता है। तो उन्होंने सोचा कि जितनी लिवर की कैपेसिटी है उससे अगर डबल डोज डाल देंगे, एक कार को चेक करने की उनकी कैपेसिटी है, 2 कारें भेजेंगे तो बच के निकलने की संभावना है। तो कम से कम 50% तो जाएगा ना ब्लड में। तो मेडिकल भाषा में इसे हाफ लाइफ डोज बोला जाता है। हाफ लाइफ डोज का मतलब जितनी डोज दवा में है उसका आधा ही आपके अंदर ब्लड में जाता है। अगर आपको ये लगता है कि 10 mg की एक गोली खाने से मुझे नींद आएगी, तो वो 10 mg का मतलब है 5 mg को ब्लड में जाएगा, 5 mg लिवर बाहर से। अगर आपको लगता है कि 500 मिलीग्राम की जो गोली है उससे मेरा दर्द कम होता है, तो 500 mg से कम नहीं होता है, ब्लड में 250 mg जाती है, 250 mg लिवर फ्लश आउट कर। लेकिन कुछ समय बाद उन पुलिस वालों की तरह लिवर को पता चल जाता है कि मेरे से कुछ गड़बड़ हो, मैं अच्छे से चेक नहीं कर पा रहा। तो लिवर अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा लेता है।
अपनी कैपेसिटी को बढ़ा लेता है, उसके हिसाब से अपने आप को मजबूत कर लेता है। वो समय होता है जब पेशेंट डॉक्टर को जाके बोलता है कि डॉक्टर साहब इस गोली से पहले मुझे नींद आती थी, अब नहीं आती, क्योंकि अब लिवर ने पूरा फ्लश आउट करना शुरू कर दिया और लिवर घुसने नहीं दे रहा। इस गोली से मेरा शुगर लेवल कंट्रोल हो जाता था, अब नहीं होता है। इस गोली से मेरा दर्द कंट्रोल हो जाता था, अब नहीं होता है। इस गोली से मेरा बीपी कंट्रोल हो जाता था, अब नहीं होता है। तो डॉक्टर समझ जाता है। वो क्या करता है, या तो गोली 1 की 2 कर देता है या डोज बढ़ा देता है। पहले 500 mg थी, अब 1000 mg कर देता है। पहले 10 mg थी, अब 20 mg कर देता है। कुछ समय तक लिवर को फिर धोखा दिया जाता है, लेकिन लिवर फिर अपने आप को अपग्रेड करता है, फिर अपने आप को स्ट्रॉन्ग करता है। और एक समय आता है जब लिवर इस तरह का डिसीजन ले लेता है कि या तो अब जो मर्जी आए मैं बाहर ही फेंक दूंगा, जाने नहीं दूंगा, या फिर मैं कुछ करूंगा ही नहीं, जो आता है जाने। अगर लिवर ये डिसीजन ले लेता है कि अब मैं किसी केमिकल को अंदर नहीं जाने दूंगा, तब डॉक्टर बोलता है कि अब गोली से काम नहीं चलेगा, अब टीका लगाना, अब इंजेक्शन देना। इंजेक्शन क्या है कि चोर आपके घर में घुसना चाहता है, लेकिन बाहर गार्ड खड़ा है, उसके पास लिस्ट है, फोटो है, वो चोर को नहीं घुसने देता। लेकिन चोर घर के पीछे जाता है और दीवार फांद के अंदर चला, क्योंकि पीछे गार्ड नहीं है। तो अब चोर का मंसूबा कामयाब हो, अंदर घुसने में कामयाब। इसी तरह इंजेक्शन का मतलब है बैकडोर एंट्री। लिवर को बाईपास कर दिया जाता है, लिवर को बाहर निकाल दिया जाता है, वो केमिकल सीधा ब्लड में इंजेक्शन के जरिए डाल दिया। तो आपकी बॉडी हर दवा के खिलाफ लड़ती है, हर दवा को ब्लड में जाने से रोकने का काम करता है लिवर। लेकिन जब उसकी कैपेसिटी से ज्यादा दवा होती है तो वो धोखे से अंदर चली जाती है। तो अब आप इस बात को समझ सकते हैं कि जिस चीज को लिवर अलाउ नहीं कर रहा, वो चीज अंदर जाके फायदा करेगी क्या? वो चीज डेफिनेटली नुकसान करेगी। इसीलिए इसीलिए आपने देखा होगा कि हमारे डॉक्टर विष्णु राय चौधरी आयुर्वेद को भी अपने तरीके से पेश करते। हमारा जो हॉस्पिटल इन बॉक्स है, वो आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों को एज इट इज अंदर लेने का सिस्टम। जीरा ले लीजिए, हल्दी ले लीजिए, सौंठ ले लीजिए, काली मिर्च ले लीजिए। डॉक्टर बीआरसी कभी ऐसा नहीं बोलते हैं कि आप सौंठ को कैप्सूल में भर के लीजिए। काली मिर्च कड़वी लगती है, आप उसको कैप्सूल में भर के भी तो ले सकते हैं। आयुर्वेदिक दवाओं में ऐसे ही तो होता है। यही बोला जाता है ना, ये कैप्सूल है या ये टेबलेट है, इसमें ये जड़ी बूटियां डाली। इसका मतलब क्या है कि हमारे शरीर को, आपने मुंह से कैप्सूल खाया,
अब उस कैप्सूल के अंदर क्या है ये तो उसके खुलने के बाद पता चलेगा ना लेवल। जब कैप्सूल अंदर गया वो तो एक दवा है जिसको बॉडी जानती नहीं है, जिसको पहचानती नहीं है बॉडी। तो इसलिए कोई भी दवा उसके अंदर भले ही नेचुरल इंग्रेडिएंट, वो हमारी बॉडी के लिए एक एलियन की तरह है, बॉडी उसे नहीं पहचान। जब भी कोई बाहरी चीज, ऐसी चीज अंदर जाती है हमारे शरीर के जिसको बॉडी जानती नहीं है, तो बॉडी में काफी सारी हलचल होती है, डर डर जाता है हमारा शरीर, ये क्या आ गया। तो इसीलिए हम मना करते हैं किसी तरह के भी फूड सप्लीमेंट जिनके बारे में ये बोला जाता है कि देखो जी ये हमने तरह तरह के 10 तरह के फलों का एक्सट्रैक्ट निकाल के इस कैप्सूल में डाला है, आप इस कैप्सूल को खाइए स्वस्थ हो जाए। तो वो एक्सट्रैक्ट 10 तरह के फलों का है या 20 तरह के फलों का है, अगर वो कैप्सूल में है, अगर वो टैबलेट की शेप में है, अगर आप उन फलों के रस को या एक्सट्रैक्ट को सीधा जीभ पे डालते, सीधा निगलते हैं, तो वो अलग तरह से काम करे। अगर वो गोली में, कैप्सूल में है तो अलग तरह। वैसे भी नेचर ने ऐसा इंतजाम किया है कि किसी भी चीज में एक इंग्रेडिएंट नहीं डाला। आप सेब ले लीजिए, उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट होते हैं। केला ले लीजिए, उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट होते हैं। खीरा लेंगे, तरबूज लेंगे, लौकी लेंगे, मतलब किसी भी नेचुरल सब्जी में या फल में एक तरह का इंग्रेडिएंट नहीं डाला है। इसका मतलब क्या है कि वो जितने इंग्रेडिएंट उस चीज के अंदर है वो सारे मिलकर अंदर जाएंगे तो काम करें, वो एक दूसरे को सपोर्ट करें। अगर हम ये बोलें कि सेब खाने की बजाय सेब में से विटामिन ई निकाल के हमने गोली में डाल दिया, आप इसको खा लीजिए, तो वो गोली सेब आपके शरीर को जो लाभ देगा, वो गोली वो लाभ नहीं दे पाएगी, बल्कि उल्टा नुकसान कर। डॉक्टर साहब एक जगह बोलते हैं विटामिन ई हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर अकेला विटामिन ई निकाल के गोली के में डालते हैं तो वो हार्ट को नुकसान। इसीलिए नेचुरल फूड जो है, कुदरत ने जो अरेंजमेंट किया है, वो एक अद्भुत अरेंजमेंट। हम अपनी सुविधा के लिए उसे बिगाड़ते हैं। अब देख लीजिए, कई बार तो मैं आपको बताऊं, जब हम ज्यादा बड़े नहीं थे, मुझे लगता है मैं 6वीं 7वीं में पढ़ता होऊंगा, मेरे बड़े ब्रदर जो है वो 10वीं में होंगे, तब एक बात किया करते थे वो, हम छोटे थे, हम सुना करते थे कि अलग अलग तरह की दवाएं आ गई हैं, एक दिन ऐसा आएगा, एक ऐसी दवा आ जाएगी कि आप सुबह उठ के कैप्सूल खा लीजिए, पूरा दिन आपको भूख नहीं लगेगी, रोटी खाने की जरूरत ही नहीं है, खाना खाने की कोई जरूरत। आज मार्केट में बहुत सारे ऐसे फूड सप्लीमेंट्स हैं जिनके बारे में ये बोला जाता है कि अगर आप ये गोलियां खाएंगे और कुछ भी मत खाइए, चल जाएगा काम। तो ये सही तरीका नहीं। अगर सच में ऐसा होता, बड़े बड़े दावे,
मैं आपको बताऊं कि मैंने अंग्रेजी दवाएं तो बहुत सारी खाई खाई, लाखों रुपए का फूड सप्लीमेंट भी खाया, बहुत तजुर्बे किए मैंने अपने शरीर। जब मुझे 40 साल की उम्र में ब्लड प्रेशर की गोली लगा दी गई, उसके बाद मेरी कोशिश थी ये गोली बंद हो जाए। मैं शुरू से नेटवर्क मार्केटिंग में के साथ जुड़ा हुआ था। जब भी कोई नई कंपनी आती कोई प्रोडक्ट लेके तो मेरे तक जरूर अप्रोच कर। तो अलग अलग कंपनीज का जो दावे होते थे उनके, वो इतने आकर्षक होते थे कि देखिए जी, ये भी ठीक हो गया, वो भी ठीक हो गया, उसका भी ठीक हो गया, उसका भी ठीक हो गया। तो मैंने हर कंपनी के फूड सप्लीमेंट ट्राई किए ताकि मेरी ब्लड प्रेशर की गोली छूट, लेकिन कुछ नहीं। पता नहीं क्यों 10 लोग बोल रहे हैं कि हमें जी फायदा हो गया इससे, लेकिन मैं उसको खाता हूं तो मुझे कोई फायदा नहीं। पता नहीं क्यों। तो लाखों रुपए का फूड सप्लीमेंट खाया, लेकिन मुझे एक लाभ भी नहीं मिला। एक सप्लीमेंट आया था स्टेम सेल, आप में से पता नहीं किसी ने सुना होगा कि नहीं सुना होगा। एक कंपनी थी, बाहर की कंपनी थी कोई। वो बोलते थे कि स्टेम सेल क्या होता है, हमारा बच्चा जब माँ के पेट से जिस चीज से जुड़ा रहता है, जिसे बोलते हैं नाभि नाड़ुआ जिसे बोलते हैं, उसे स्टेम सेल बोला जाता है। आजकल उसको प्रिजर्व करने का बैंक बन चुके हैं एडवांस कंट्रीज में। उस नाड़ुए को, जो वो नाड़ी होती है जिससे बच्चा माँ से जुड़ा होता है, उसी के जरिए खुराक जाती है और उसी के जरिए बच्चे का निर्माण होता है। उसको फेंका नहीं जाता, उसको अगर प्रिजर्व करके रख लिया जाता है तो जब कभी उस बच्चे को कोई रोग होता है तो उसमें से स्टेम सेल निकाल के बच्चे के शरीर में डाले जाते तो बच्चा क्योर हो सकता है। ये भी एक साइंस है। तो वो ये बोलते थे कि वही स्टेम सेल जो ह्यूमन बॉडी के स्टेम सेल होते हैं, वही हमने सेब और अंगूर में से निकाले, उसके जैसे। तो ये वही काम करेंगे। वो एक छोटा सा पाउच था, 2-3 ग्राम पाउडर होता था, उसको जीभ के नीचे रखना होता था, उसको तो डिजॉल्व हो जाता था। मतलब जैसे डिस्पर्सिबल टैबलेट होती है, ऐसा पाउडर था, जल्दी 2-4-5 मिनट में वो डिजॉल्व हो जाता। तो वो जो 12 या 14 पाउच थे, उनकी कीमत थी शायद 2,000। मतलब 2,000 रुपए की 14 दिन की डोज, एक बार ही दिन में ले लो, खाली पेट सुबह। तो उसको भी मैंने ट्राई किया। अच्छा, पहले महंगा बिकता था, फिर वो सस्ता हो गया जैसे जैसे, मतलब मार्केट में आया, सस्ता हो गया। काफी मात्रा में मैंने इस्तेमाल किया, लेकिन मुझे कोई फर्क। फूड सप्लीमेंट के बारे में जो मेरा अपना निजी तजुर्बा है वो ये है कि मुझे तो कभी किसी ने कोई लाभ नहीं। और डीआईपी डाइट जब शुरू की, पहले दिन से ही ब्लड प्रेशर की गोली बंद कर। दोबारा बीपी की गोली आज तक मैंने नहीं खाई। बीपी और शुगर दोनों गोलियां में खा। जिस दिन से डीआईपी डाइट शुरू किया, उसी दिन से वो गोलियां बंद। ब्लड प्रेशर तो मुझे लगता है 1.5 साल हो गया शायद, मैंने कभी चेक नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ी कभी चेक करने। पहले हालात ऐसे होते थे कि जब भी मैं कभी घर से बाहर जाता था, तो अगर मैं गोली खाना भूल गया, जैसे मान लीजिए 8 बजे घर से निकला, खाना वाना खा के, तो गोलियां साथ में खाने के बाद गोलियां खा ली। मान लीजिए गोली खाना भूल गया, तो 10 बजे के करीब मेरे सर में थोड़ा थोड़ा दर्द। पता नहीं वो साइकोलॉजिकल होता था क्या होता था। जब याद आना कि मैंने आज गोली नहीं खाई, तो मुझे फील होने लगता था कि बीपी हाई।
तो मैं तुरंत मेडिकल स्टोर पे जाता था, एक गोली परचेज कर, क्योंकि घर में तो स्टॉक रहता था, एक गोली लेता था, परचेज करता था और उसी वक्त खाता। इतनी डिपेंडेंसी, बहुत लोग हैं जिनकी ऐसी डिपेंडेंसी, और इतना, अगर आप ये चीज किसी डॉक्टर को बताओ, किसी हार्ट स्पेशलिस्ट को बताओ, किसी डायबिटीज के स्पेशलिस्ट को बताओगे कि कोई व्यक्ति पहले दिन से ही बीपी और शुगर की गोली बंद कर दे और उसके बाद उसे कुछ भी ना हो, कौन सा जादू है? वो है DIP टाइप। आज अभी अभी मैंने एक वीडियो बनाया है, वो आपके लिए तो कोई नई बात नहीं होगी, क्योंकि आप तो सब कुछ जानते हैं, आपको तो सब कुछ बता दिया जाता है, आम लोगों के लिए है वो। अगर मानसिक तौर पे कोई व्यक्ति परेशान है तो DIP डाइट भी उसे ठीक नहीं कर पाता। ये हमारा अगला चैप्टर आएगा जब हम मन की बात करेंगे, मोदी वाली नहीं, जो मोदी जी करते मन की बात वो नहीं, रियल मायनों में मन क्या हो। आजकल मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, चिंता रोग। चिंता रोग, इतनी अजीब चीजें सामने आ रही हैं कि किसी व्यक्ति का पेट दर्द हो रहा है, वो डॉक्टरों के पास जाता है, डॉक्टर स्कैन करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते, सब कुछ करके देखते हैं, कोई बीमारी निकलती, डॉक्टर डिक्लेयर कर देता है कि आपको कोई बीमारी, लेकिन वो व्यक्ति चिंता में, जैसे ही उसकी वो चिंता समाप्त हो जाती है, तुरंत उसका पेट दर्द खत्म। एक लेडी, उसका पति जब रात को घर नहीं आता है, जब 1 घंटा लेट हो जाता है, तो उसको लूज मोशन होना चाहिए, हर 10 मिनट बाद उसको टॉयलेट जाना। लेकिन जैसे ही उसका पति घर आ जाता है तो ठीक हो जाता है। सिर्फ चिंता, केवल चिंता करने से आपके दिल की धड़कन बढ़ सकती है, पेट में दर्द हो सकता है, चक्कर आना शुरू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन वो लक्षण जो है, वो जो सिम्टम आपको आ रहे हैं, उनका कारण केवल चिंता है, वो शारीरिक कारण नहीं। जब कोई शारीरिक कारण नहीं है तो डाइट जितनी मर्जी अच्छी ले, वो DIP डाइट भी लेगा तो उसकी वो समस्या हल नहीं होगी जब तक उसकी चिंता का समाधान नहीं। तो कोई दवा उसे चिंता में से बाहर नहीं निकाल, इसलिए दवाओं पे जो निर्भरता है, जो हमारी नॉलेज है, जो हमें जानकारी दी गई है, हमारे आसपास इतनी दवाएं उपलब्ध है, आपने देखा होगा कि बहुत बार तो हमें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप मेडिकल स्टोर पे जाके बताते हैं मुझे जुकाम है, तो वो दवा दे देता है, डॉक्टर की कंसल्टेशन फीस देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो मेडिकल स्टोर वाला जितनी उसकी नॉलेज है उसके हिसाब से दवा देता है और हम आराम से उन दवाओं को खाते हैं। तो दवा, चाहे वो आयुर्वेद है, चाहे वो कोई भी दवा है, जब वो गोली की शेप में होगी, कैप्सूल की शेप में होगी, इसीलिए डॉक्टर साहब बोलते हैं, जब बाबा रामदेव ने वो कोरोनिल लॉन्च, तब भी डॉक्टर साहब ने बोला था कि उसमें ये देखो जी तुलसी है, उसमें पुदीना है, आप
इन पौधों को घर में उगाइए, ताजे पत्ते तोड़िए, वो कोरोनिल खरीदने की जरूरत नहीं है। वो जो इंग्रेडिएंट है उसमें, उनको आप फ्रेश लीजिए, वो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर देंगे। तो पुराने जमाने का जो आयुर्वेद था वो ऐसा ही था। जो वैद्य होते थे वो ताजा जड़ियां बूटियां इकट्ठियां करते थे और रगड़ के पेशेंट को देते। फिर आयुर्वेद को भी व्यापार बना दिया। तो आप देख ही सकते हैं रामदेव ने कितना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया है अपने दवाओं का, आयुर्वेदिक दवाओं का। अब तो आटा भी, पता नहीं चाय पत्ती, सारा कुछ ही बेचने लग गया लाला रामदेव बोलते हैं अब दोस्तों लोग। तो जब भी किसी नेचुरल इंग्रेडिएंट को किसी गोली या कैप्सूल में डाला जाता है तब वो बिजनेस बनता है। क्योंकि अगर आप किसी व्यक्ति को ये बता देंगे, जैसे हम मान लो अपना हॉस्पिटल इन बॉक्स है जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, कि अगर आपको पेन हो रही है आप हल्दी, काली मिर्च और सोंठ का चौथा चौथा हिस्सा चम्मच ले लीजिए। अब जब एक बार पता चल गया आपको तो ये आपका पेटेंट हो गया, एक तरह से मोनोपोली हो गया। जब भी आपको प्रॉब्लम आएगी आपको याद हो गया ये 3 चीजें ले। लेकिन अगर यही 3 चीजें कैप्सूल में डाल के दी जाए तो आपको ये नहीं पता होगा इस कैप्सूल के अंदर क्या था। आपकी निर्भरता उस कैप्सूल पे होगी। आपको हर बार वो कैप्सूल खरीदना पड़ेगा। तो इसी चीज को लेके, चाहे वो फूड सप्लीमेंट होते हैं, तो उसकी गोलियां बना दी। वो बोलते हैं कि इस गोली में कर्कुलम है, हल्दी में एक इंग्रेडिएंट होता है, वो निकाल के हमने इसमें डाल दिया है। तो हमारे ट्रीटमेंट में जब भी आंवले का जिक्र आएगा तो फ्रेश आंवले का जिक्र आएगा, कभी किसी बॉटल बंद आंवला जूस का जिक्र नहीं आएगा। हमारे ट्रीटमेंट में अगर एलोवेरा जेल का जिक्र आएगा तो किसी बॉटल में बंद का नहीं आएगा, फ्रेश पौधे से ली हुई एलोवेरा जेल का जिक्र आएगा। तो अगर डॉक्टर विश्वरूप भी व्यापार करना चाहते तो वही और कहीं जाने की जरूरत नहीं थी। केवल हॉस्पिटल इन बॉक्स जो है उसी को कैप्सूल में डाल के डिब्बी में बंद करके जितना बड़ा मर्जी व्यापार किया जा सकता है। लेकिन वो बार बार, हर बार यही बात बोल, जब भी कोई उनसे पूछता है कि जब ये इतना आसान है, केवल फल और कच्ची सब्जियां खाने से शुगर ठीक हो सकती है, बीपी ठीक हो सकता है, कैंसर ठीक हो सकता है, तो डॉक्टर क्यों नहीं बताते? डॉक्टर ये क्यों नहीं करते? उनका एक ही जवाब होता है, क्योंकि इससे व्यापार नहीं हो सकता। अब आप किसी व्यक्ति को एक कागज पे डाइट लिख के देने के कितने पैसे ले सकते हैं? लाख रुपया तो नहीं ले सकते। 50,000 रुपया नहीं ले सकते। कितने पैसे कमा सकते हैं आप? एक पेशेंट से आप कितनी कमाई कर सकते हैं? मान लीजिए एक बार में आपने 10,000 रुपया ले भी लिया तो पूरे जीवन भर के लिए उसको डाइट दे दी ना, दोबारा तो नहीं आएगा आपके पास। उसको बता दिया आपने ये खाना है, ये खाना है, उसके बाद क्यों आएगा वो आपके पास? व्यापार नहीं हो। हाँ, अगर यही है जी 5 तरह के फलों का हमने एक्सट्रैक्ट डाल दिया, सुबह आपको ये कैप्सूल खाना है, 4 तरह की सब्जियों का एक्सट्रैक्ट डाल दिया,
शाम को आपको ये कैप्सूल खाना है, बहुत बड़ा व्यापार हो। अगर सच में हम जाने तो सेहत जो है, हेल्थ व्यापार नहीं हो सकता। ये 2-3 चीजें बुनियादी जरूरत है इंसान की, शिक्षा, एजुकेशन और हेल्थ। ये ऐसी चीजें हैं जिसमें बिजनेस नहीं हो। जब भी बिजनेस आएगा इनका स्तर नीचे जाएगा। एजुकेशन को जब बिजनेस बना दिया लोगों ने, अब देखिए एजुकेशन का स्तर क्या। हमारे घर में हमारी बहू ट्यूशन पढ़ाती है, कुछ बच्चे आते हैं, पंजाबी की जो वर्णमाला है, 35 अक्षर है, चौथी क्लास के बच्चों को वो नहीं आते, पहाड़े नहीं आते, टेबल नहीं आते। मतलब बहुत बुरी हालत है। अब पिछले 2 सालों में जो शिक्षा के साथ किया गया है, ऑनलाइन एजुकेशन के हिसाब से स्कूल फीस भी ले रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, बच्चों का बेड़ा गर्क कर दिया पूरी एजुकेशन। जब हेल्थ में बिजनेस आया है तो आप देखिए लोगों की हेल्थ के साथ हो क्या था। एक डॉक्टर एक पर्ची पे लिख के 20,000 की दवाओं की सेल कर सकता है किसी मेडिकल स्टोर, एक पर्ची पे एक पेशेंट को, और वो बार बार आएगा, हर बार दवा लेके जाएगा। एक ऑपरेशन करने के लिए लाखों रुपया ले लिया जाता है। कोरोना के मामले में आपने देखा, सिंपल से फ्लू का इलाज, जो फ्लू नारियल पानी और मौसमी के जूस से ठीक हो रहा है, उसके लिए 15-15 लाख रुपया ले लिया लोगों। तो हेल्थ व्यापार नहीं हो सकता है। अगर ये व्यापार होगा तो हेल्थ नहीं होगी। केवल व्यापार ही होगा। इसलिए हम लोग हेल्थ पे काम करते हैं, हम लोग व्यापार नहीं कर सकते। अगर व्यापार होना होता, मुझे इतने सारे लोगों ने, आप यकीन कीजिए, इतने सारे लोगों ने ये सुझाव दिया कि देखो ऐसे केवल डाइट चार्ट के लिए कौन पैसे देगा, इसके साथ आप ये पाउडर लगा दो कि अगर आप ये खाओगे साथ में तभी ठीक होगे। तो आराम से आप लोगों से पैसे ले, बहुत सारे लोगों। तो अगर पैसा कमाना मकसद होता तो कहीं और चले जाते, फिर इस यहाँ जरूर आना था। फिर तो बहुत सारे तरीके हैं पैसा कमाने। पहले दिन जिस दिन मैंने डॉक्टर साहब को सुना, मुझे पता चल गया था कि इस फील्ड में पैसा नहीं होगा, लेकिन लोगों को हम हेल्थ दे पाए, रियल मानों में लोगों को हेल्थ दे पाए। तो अगर पैसा ही जीवन का मुख्य लक्ष्य पैसा होता तो आते ही ना इस फील्ड में। इसलिए दवाओं से हमें बहुत सावधान, छोटी छोटी चीज के लिए। बुखार अभी चढ़ा भी नहीं होता, अभी टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया है बॉडी ने। 98 से थोड़ा सा 99, 98.4 नॉर्मल टेम्परेचर होता है, 99 चला जाता है तो हम पैरास्टामोल खा लेते हैं। हर दवा खाकर आप अपने शरीर को टॉर्चर करते हैं। हर दवा खाने से बॉडी टॉर्चर होती है, इसलिए भूल जाइए। हाँ ठीक है, इमरजेंसी है, आप चोट लगी है,
एक्सीडेंट है, दूसरा तीसरा 2-4 दिन की दवाएं मजबूरी में कहीं खाना पड़ता है, वो अलग चीज है। लेकिन 2 बार लूज मोशन हुआ तो उठा के दवा खा ली, 2 बार वॉमिटिंग हुई उठा के दवा खा ली, बुखार हुआ थोड़ा सा दवा खा ली, ये गलत। हम लोग तो इतने, पता नहीं अब क्या शब्द नहीं मुझे मिल रहा, थोड़ा सा स्किन पे कुछ हो जाता है तुरंत कोई ना कोई ऑइंटमेंट इस्तेमाल करते हैं, तुरंत। मुझे याद है जब भी कोई, वो क्या होती है पीली सी मक्खी, जिसे हमारे तो यहाँ प्रिंट बोलते हैं, वो पीले रंग की जो होती है, वो काटती है ना, दर्द भी होता है, सूज जाता है। तो जब भी ऐसा कुछ होता है तुरंत सिट्राजिन खा ले, एंटी एलर्जिक कोई भी, ताकि सूजन ना हो। तो छोटी छोटी चीज पे दवाएं खाना बंद कर दीजिए। कोई दवा आपको ठीक नहीं करती, कोई दवा ठीक नहीं करती, ठीक हमेशा शरीर खुद को करता है। दवा केवल लक्षणों को दबाती है, बस। तो लक्षणों को दबाने का काम न करें, बीमारी को जड़ से अगर बाहर निकालना है तो बॉडी को अपना काम करने दीजिए, उसे केवल अच्छी डाइट दीजिए, बॉडी अपना काम खुद कर लेगी। इसलिए जो दवाओं पे हमारी निर्भरता है, इसे हमें त्यागना। बहुत सारे लोग ऐसा पूछते हैं, ऐसे कैसे छोड़ दें दवा, मरना है दवा छोड़। डॉक्टर चौधरी एक बात बोलते हैं, कोई एक व्यक्ति मुझे ढूंढ के दिखाइए जो दवा छोड़ने से मरा हो। दवा छोड़ने से कभी कोई नहीं मरता, दवा खाते खाते मरते हैं, दवा खाने की वजह से मरते हैं। दवा खा छोड़ने से कोई मौत नहीं होती। कोई दवा ऐसी नहीं है जो आपको जिंदा रखने के लिए जरूरी है, एक भी दवा। और जो स्टेटमेंट देते हैं ना लोग, हम दवाएं खा रहे हैं इसलिए ठीक है, तो डॉक्टर साहब क्या बोलते हैं, आप लकी हैं कि इतनी सारी दवाएं खाने के बाद भी। दवाएं खाने की वजह से ठीक नहीं है, दवाएं खाने के बावजूद भी आप जिंदा हैं, इसलिए आप समझिए आप लकी। अब आपकी बारी है जी, तो प्रश्न पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। सर वो जो होम्योपैथी दवा लिया जाता है जीभ पर, वो उसको भी शरीर रोकता है सर, लीवर। होम्योपैथी के बारे में मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो नेचुरल इंग्रेडिएंट ही होते हैं और डायरेक्टली हम लेते हैं उनको। वो जो होम्योपैथी के दवा के बारे में बहुत सारी कंट्रोवर्सी भी है, हालांकि काम करती है, लेकिन बहुत सारी कंट्रोवर्सी। कुछ लोग तो ऐसा भी बोलते हैं कि इसमें तो होता ही कुछ नहीं है, केवल टिंचर होता है, तो उसमें हम नहीं जाना चाहते। लेकिन होम्योपैथी की दवा काम करती है ये पता है, नहीं तो अगर काम न करती तो अब तक तो होम्योपैथी बंद हो चुकी है। बहुत सारी चीजों के लिए अच्छा इलाज होम्योपैथी कर देती है, लेकिन होम्योपैथी का जो बेस है वो यही है कि हम लक्षणों को नहीं दबाएंगे, हम इम्यूनिटी को बढ़ाएंगे, शरीर की बीमारियों से लड़ने की शक्ति। हर दवा वो इसी यही सोच के देते हैं कि इस बीमारी से लड़ने की शक्ति को बढ़ाया जाए, इम्यूनिटी बूस्ट करने का काम करती है होम्योपैथी भी, लक्षणों को दबाने का काम नहीं करती। कई बार तो आपने सुना भी होगा होम्योपैथी में स्किन डिजीज के लिए तो डॉक्टर कई बार बोल देता है पहले एक बार बीमारी बढ़ेगी, बाहर निकलेगी, उसके बाद ठीक होगी। जो अब तक आपने दबा रखी थी, अलग अलग दवाएं खा के,
पहले वो बीमारी बाहर निकलेगी। कई बार कुछ बीमारी बढ़ जाती है फिर ठीक होती है। तो अब ज्यादा नॉलेज मुझे होम्योपैथी के बारे में नहीं है, तो डॉक्टर साहब भी कभी ऐसा मना नहीं करते हैं होम्योपैथी के बारे में। ऐसा नहीं है कि वो बोलते हो कि होम्योपैथी मत लीजिए। तो लेकिन अगर मतलब कोई दवा डिब्बी में बंद है, पैक्ड फूड में ही आ जाएगा वो, उसको तो हमें अवॉइड ही करना है। हाँ सर, बहुत सारा रहता है फाइफॉस वगैरह ये सब। हाँ, जो भी पैक्ड चीज है, हमारा डाइट चार्ट ये बोलता है कि पैक्ड चीजें नहीं लेनी है, तो जरूरत क्या है फिर? जब डीआईबी डाइट ही ठीक कर रही है तो फिर क्यों लेना है? लेकिन मैंने देखा है, जैसे कुछ मानसिक समस्याएं, डिप्रेशन के लिए या एंजाइटी के लिए, क्योंकि इन चीजों के लिए जो होम्योपैथी की दवा है वो एलोपैथी से कम हार्मफुल होगी, अगर होगी भी तो अच्छा इलाज कर देते हैं वो मानसिक समस्याओं का। तो प्रेफर अगर आप एलोपैथी और होम्योपैथी को करेंगे तो होम्योपैथी कम डैमेज करे, बॉडी में कम से कम डैमेज तो नहीं करेगी। सर हमारे किसी पिछले भी दिन सर तरह की कार्डियक दवाई को, अरेस्ट। हाँ हाँ बोलिए, कार्डियक अरेस्ट। जी, ये प्रश्न ये है सर कि कार्डियक अरेस्ट के समय में वो इमरजेंसी कुछ सहायता क्या दिया जा सकता है? कार्डियक अरेस्ट के लिए तो कुछ भी देने का समय नहीं होता है। कार्डियक अरेस्ट तो पता ही नहीं चलता आपको कब इंसान मर जाता है। हार्ट अटैक में दिया जाता है, जैसे जो हमें कोल्ड ब्लू ट्रेनिंग में सिखाया गया है वो है कि आप तुरंत हार्ट अटैक के पेशेंट को 2 डिस्प्रिन की गोली दे दें, उसके मुंह में डाल दें, तो उसके चांसेस बचने के 20% बढ़ जाते हैं। तो कार्डियक अरेस्ट में ऐसा कुछ नहीं हो पाता। सर उसका कारण क्या बताए थे सर, मुख्य कारण? नहीं, कोई भी कारण हो सकता है जी, हार्ट ने काम करना बंद कर दिया बस। उसका कारण खोजने जाएंगे तो अनेकों कारण हो सकते हैं। हार्ट ने काम करना बंद कर दिया, अचानक से ब्लड की सर सप्लाई वो बंद हो गई। जी, लाल मिर्ची की जगह कुछ और था सर, वो क्या बाजार में मिलता है? लाल मिर्ची की जगह उसका सिर्फ कुछ बूंदे लिखे थे, 2 बूंदे। वो उसी का एक्सट्रैक्ट होता है, लाल मिर्ची का अर्क बोल सकते हैं उसको। और वो कहाँ मिलेगा सर? पता नहीं, बाजार में मिल जाता होगा शायद। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक। अच्छा, उसमें कल हम ना अश्विनी जी कल फोन पे बात कर, अभी भी बहुत गलतियां हैं उसमें। हाँ तो सर बता दीजिएगा, हम हमको ऐसा पता करेंगे ना, चलेगा। उस पीडीएफ को खोल के फोन पे बात कर लेंगे, मैं आपको बताता जाऊंगा कहाँ कहाँ क्या क्या करना ठीक है सर, हम उसको देख लेंगे, खोल के कर लेंगे। टाइम सर किस समय? समय सर, टाइम किस समय? है। आप कब फ्री होते कितने हैं बजे? देख लीजिए। अ, हम तो सर कल 8 बजे, 8:30 बजे फ्री रहेंगे। सुबह 8:30 बजे से फ्री रहेंगे सर, सुबह में। हाँ, आपको सुविधा होगा तो बताइएगा। 8:30, हाँ ठीक है, कर लेंगे सुबह। ठीक है सर, हम सिस्टम ऑन करके रखेंगे। हाँ। जी सर। और जी, और किसी का कोई प्रश्न है? नहीं है, चलिए ठीक है जी। फिर भी बाद में अगर आपको कोई प्रश्न होगा तो आप बाद में भी पूछ सकते हैं, नोट करते रहा कीजिए आपके प्रश्न। मैं नहीं चाहूंगा कि आपको कोई प्रश्न अधूरा रहे।